नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश का सूर्यास्त के नाम से प्रसिद्ध जिला अलीराजपुर। जी हाँ, अगर आप मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ते हैं तो वहां पर आप ये पाते हैं कि अलीराजपुर जो जिला है वह पश्चिमी बिंदु जिला है और पूर्वोत्तरी जो जिला है वह आपका सिंगरौली है। 2008 के बाद की स्थिति में अलीराजपुर जो है वह पश्चिमी जिला है। इसके पहले झाबुआ का एक अंश हुआ करता था अलीराजपुर, उसका एक भाग हुआ करता था अलीराजपुर। तो तब हम झाबुआ को पढ़ा करते थे। वर्तमान में आपको ध्यान देना है कि अलीराजपुर प्रदेश का पश्चिमी जिला है। आप कहेंगे आपने कई बार पढ़ा होगा अलीराजपुर को कि अलीराजपुर प्रदेश का पश्चिमी जिला है। अलीराजपुर और सिंगरौली के बीच सूर्य उदय का जो समय अंतर है वो कितने मिनट का है ये भी पता होना चाहिए। तो एक सामान्य जानकारी में आप यहाँ पर समझे 34 मिनट का अंतर होता है। ध्यान दें, सिंगरौली और अलीराजपुर के बीच सूर्योदय का जो समय अंतर है वह 34 मिनट का है। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपको पूछे जाएंगे। अगला इसमें यह है कि 17 मई 2008 को झाबुआ से अलग होकर एक जिला बना अलीराजपुर और मध्य प्रदेश के मानचित्र पर एक नया जिला उभर कर आया। अलीराजपुर की अगर हम चर्चा करें, एक बेसिक जानकारी यहाँ पर अगर आप समझे तो आप पाएंगे कि अलीराजपुर शिक्षा दर में भारत में सबसे पीछे है। यानी कि 100 ऐसे जिले हैं भारत के जिनमें अलीराजपुर का नंबर 1 पर आता है। किस दर में? एजुकेशन में सबसे पिछड़े दर के इसमें 36% यहाँ पर एजुकेशन है, महिला पुरुष दोनों का मिलाकर बहुत कम है। और इसके अलावा मजदूरी दर में सबसे आगे है ये जिला। यानी कि यहाँ पर मजदूरी दर में भी ये जिला अग्रणी जिला है। अग्रणी इसलिए कहेंगे कि यहाँ पर व्यापार नहीं है, शिक्षा दर का स्तर ठीक नहीं है, तो मजदूरी दर में भी ये जिला सबसे आगे है। तो काफी अच्छी हालत तो नहीं कहेंगे हम अलीराजपुर जिले की, ठीक है, काफी पिछड़ा जिला है ये जरूर कह सकते हैं हम इस वक्त अलीराजपुर को। यहाँ का कल्चर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ का कल्चर जो है अपनी कहानी खुद बयां करता है। तो अलीराजपुर जिले में हम समझते हैं। और अलीराजपुर की सीमा कितने राज्यों के साथ स्पर्श होती है और कौन से राज्यों के जिलों के साथ, आइए समझते हैं। देखिए, मानचित्र अगर आप समझे अलीराजपुर का तो ये मध्य प्रदेश है और यहां पर आप देखेंगे अलीराजपुर एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट है। अलीराजपुर जैसे कि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं 17 मई 2008 को। अलीराजपुर प्रदेश का पश्चिमी जिला है। कई बार आपने पढ़ा होगा, एक बेसिक जानकारी, ये तो जनरल इंफॉर्मेशन है, हर किसी के पास होती है कि प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है, तो अलीराजपुर है। अलीराजपुर में पश्चिमी बिंदु कौन सा है? अलीराजपुर तो एक जिला है और जिले का क्षेत्रफल भी होता है, सीधी सी बात है। तो चांदपुर इसका अंतिम पॉइंट है। ये पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में आप पढ़ पा रहे हैं। चांदपुर इसका अंतिम पॉइंट है प्रदेश का पश्चिमी, ये जरूर याद रख लीजिएगा। वही नर्मदा नदी का अंतिम पॉइंट जो बहने का है, ठीक है, यह भी आपको पता होना चाहिए कि अलीराजपुर में कहां पर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको हमारे जो आने वाले लेक्चर रहेंगे उसमें आपको मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। अब आगे ये है कि अपने देख लिया अलीराजपुर की सीमा गुजरात राज्य के साथ लगती है और गुजरात का जो जिला है उदयपुर, ठीक है, इसको बड़ा उदयपुर कहते हैं गुजरात का। दूसरा अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के नंदुरबार के साथ अपनी सीमा को साझा करता है नंदुरबार। मध्य प्रदेश के बड़वानी के साथ, समझना है सिर्फ, यहाँ पे लिखना कुछ नहीं है। और धार जिले के साथ अपनी सीमा को साझा करता है और इसके अलावा झाबुआ के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। प्रदेश के 3 जिले और 2 अन्य राज्यों के। तो महाराष्ट्र का नंदुरबार याद रखना है और उदयपुर। चलिए, आपका एक पॉइंट जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पर, चलो मैं बता ही देता हूँ, यहाँ पर सोंडवा जो है अमरकंटक से लगाकर मध्य प्रदेश में अंतिम पॉइंट माना जाता है नर्मदा नदी का बहने का। इसके बाद तो नर्मदा नदी जो है वह महाराष्ट्र राज्य में प्रवेश कर जाएगी, फिर गुजरात में चले जाएगी, है ना। तो एमपी में कहां पर है? तो सोंडवा याद रखना है बस आपको, बाकी कुछ नहीं है। इतना ठीक है, पर्याप्त है आपके लिए।
अब आगे हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, ये अलीराजपुर जिले की बात करें तो स्टेट जो रहा अलीराजपुर, ये ब्रिटिश के समय की घटनाएं हैं। 1911 में अलीराजपुर रियासत को 11 तोपों की सलामी दी जाती थी। ये जो गन सैल्यूट का जो सिस्टम था अंग्रेजों का, ये 1911 के बाद से आपको देखने को मिलेगा, इसके पहले तो नहीं था, है ना। अंग्रेजों का ये था कि जितना भारत से आप रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, उस रियासत से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते कर लो, ठीक है, क्योंकि वो जानते थे कि 1947 है, इसके पहले भी भारत आपको छोड़ना पड़ सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि राजा महाराजाओं के साथ इनका टाई अप हुआ कि आप अगर हमें अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट करके देंगे तो आपको हम 11 तोपों की सलामी, जितना रेवेन्यू उस हिसाब से तोपों की सलामी दी जाती थी। वैसे भारत में तोपों की 21 तोपों की जो सलामी का जो रिकॉर्ड है वह इंदौर व हैदराबाद के निजाम को, ठीक है। ये दो स्टेट थी भारत के ऐसी जिनको 21 तोपों की सलामी दी गई थी। इसके बाद तो 11, 12, 15 तोपों की सलामी वाली रियासतें बहुत है प्रदेश में और भारत में भी। अब 11 याद रखें आप, पता नहीं उस समय क्या ऐसा क्रेज था राजा महाराजाओं में, ठीक, पर ये एक कह सकते हैं एक छाप थी उस समय की कुल मिला के। तो भोपाल छावनी की ओर से ये सब कुछ किया जाता था इनके लिए, यहाँ पर जो अंग्रेज रहते थे उनके द्वारा, क्योंकि यही वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे अलीराजपुर और झाबुआ से। आप यहाँ पर रियासत की स्थापना कब की गई थी, अलीराजपुर कब स्थापित हुआ, तो कहीं बार आप विकिपीडिया या फिर कहीं और भी अन्य स्थानों का जो कंटेंट है उसमें ये पाएंगे कि 1436 में अलीराजपुर स्थापित किया गया। ऑन रिकॉर्ड जो है वो 1437 है, ठीक है। 1437 में राठौर वंश के जो राजपूत थे आनंद देव संस्थापक माने जाते हैं अलीराजपुर के, ये जरूर याद रखें। और 1893 में अलीराजपुर के राणा वंश को जैसे हम कहेंगे कि अंग्रेजों की ओर से 11 घुड़सवार सेना रखने का अधिकार था, 169 पैदल सेना का हकदार था और 7 बंदूकों के एक सैन्य बल को बनाए रखने की अनुमति दी गई थी भोपाल छावनी की ओर से। मतलब ये था कि अगर आप राजा है तब भी मतलब आपके ऊपर अंकुश लगा के रखा था अंग्रेजों ने। तो ऐसा ही अलीराजपुर रियासत या अन्य रियासतों के साथ भी हुआ। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा। आप आगे हम देखें यहाँ पर कि आनंद देव जो थे ये शिकार के लिए आया करते थे। आनंद देव जो मूलतः है वो राजस्थान के थे और ये शिकार अभियान के लिए यहाँ पर आया करते थे। तो अलीराजपुर का जो वातावरण था, उनकी जो शिकारगाह स्थली रही है, वो उससे काफी प्रभावित हुए। तो एक बार शिकार करते हुए आनंद देव ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसको जुनी भुई स्थान के नाम से जानते हैं। ये स्थान आज भी है जुनी भुई। जुनी भुई में जब ये खरगोश का मतलब उसके पीछे थे तो उन्होंने देखा कि किस तरह से खरगोश अदृश्य हो गया। तो ऐसा चमत्कार देखने के बाद आनंददेव जो थे उन्होंने शिकार वगैरह करना बंद कर दिया और फिर उन्होंने सोचा कि चले अब यहाँ पर कुछ राजसत्ता स्थापित की जाए। तो इसलिए 1437 में उन्होंने यहाँ पर अलीराजपुर को स्थापित किया। ये सेंट्रल इंडिया का जो आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं, ये अलीराजपुर स्टेट का आर्म है, यानी कि उनका लोगो है, ये जरूर याद रखिएगा आप, ठीक है। और इससे ये समझ जाना चाहिए कि लेक्चर जो है वो कितना वेरीफाइड है, यानी कि प्रमाणित। आगे बढ़े हम यहाँ पर और अलीराजपुर की फैक्टों की अगर बात कर ले या उसके मौलिक क्षेत्र की बात कर ले, कैसे क्या रहा है, तो आइए समझते हैं। अलीराजपुर के जो अंतिम शासक रहे हैं सुरेंद्र सिंह जी थे। इन्होंने क्या किया कि 1980 के दशक में स्पेन में भारत के राजदूत के रूप में इन्होंने कार्य किया। एक बहुत बड़ा प्रश्न बन भी सकता है और यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 15वीं शताब्दी में जोधपुर के राणा राठौर नरेश, जिनके बारे में हमने आगे चर्चा की थी, आनंद देव उस समय जुमरा टोडिया भील तथा उसकी फौज को मारकर यहाँ पर कब्जे में पूरा अधिकार कर लेते हैं। और अलीराजपुर जो था वो 2 राजधानियों से मिलकर बना था। 2 राजधानियां कैसी थी कि भाई अली में एक किला बनाया गया था और एक राजपुर में था, ठीक है। तो फाइनल जो बड़ा किला था जिसको अलीराजपुर का राजवाड़ा कहा जाता है, जिसके बारे में आगे आप पढ़ पाएंगे, तो अली और राजपुर को मिलाकर एक जिला बन गया आपका अलीराजपुर, ठीक है। ये जरूर याद रखना आप। अलीराजपुर का पुराना नाम आनंदावली था
अगर प्रश्न हो तो जरूर उत्तर दीजिएगा। और यह है अलीराजपुर का राजवाड़ा। इसी राजवाड़े से भगोरे की शुरुआत होती है। ध्यान दें, इसी राजवाड़े से भगोरे की शुरुआत होती है। भगोरिया को लेकर हमने चर्चा की झाबुआ जिले में, बहुत सारी डिटेल आपको बताई वहां पर। अब यहाँ पर यह है कि विश्व प्रसिद्ध भगोरिया कहाँ का है। ठीक है, तो मैंने कहा कि विश्व प्रसिद्ध जो भगोरिया है वह अलीराजपुर जिले का है। और अलीराजपुर जिले में कहाँ का है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वह वालपुर का है। वालपुर अलीराजपुर जिले के अंदर पड़ता है, एक कस्बाई क्षेत्र है ये विश्व प्रसिद्ध भगोरिया है वालपुर का, तो ये जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम अलीराजपुर की चर्चा करें तो मजदूरी दर में सबसे आगे। ठीक है, आपने पढ़ लिया, भारत का सबसे गरीब जिला हो गया, शिक्षा दर बहुत कम यहाँ पर है। ये महुआ उत्पादक जिला है। प्रदेश का सर्वाधिक महुआ उत्पादक जिला कौन सा है, अगर ये प्रश्न होगा तो आपको आंसर करना चाहिए अलीराजपुर। ठीक है, इसके अलावा सीताफल उत्पादक जिला भी है। सीताफल सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर उत्पादित किया जाता है। ओके, ताड़ी वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है ये। ताड़ी वृक्ष इसी क्षेत्र में मिलता है आपको, अलीराजपुर झाबुआ वाला क्षेत्र जो है। ताड़ी वृक्ष यानी कि भीलों की शराब। ठीक है, और ये जो ताड़ी वृक्ष है इस पर जापान ने अनुसंधान किया था, ये जरूर याद रख लीजिएगा। और इसमें इन्होंने पाया कि ताड़ी जो है वो एक हल्का सा नशा जरूर देता है, पर ये जो वृक्ष से निकलने वाला जो पेय पदार्थ है वो टॉनिक का काम करता है, यानी कई बीमारियों को वह समाप्त करता है। ठीक है, तो ये जरूर याद रख लीजिएगा। इसके अलावा जो अलीराजपुर है वह अन्य चीजों के लिए भी जाना जाता है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आप अलीराजपुर जिले के पर्यटन स्थल व जिले के अन्य फैक्ट, कुछ फैक्ट आपको बता दिए हैं, कुछ फैक्ट अभी और बाकी है जहां से प्रश्न हो सकते हैं आप लोगों से। कट्टीवाड़ा, आपने कई बार नाम सुना होगा कट्टीवाड़ा दरबार की स्टोरी के बारे में भी। खैर अभी हम वहां पर इतनी चर्चा तो नहीं करेंगे। घना जंगल, कट्टीवाड़ा झरना ये अनास नदी पर बनता है। जरूर याद रख लीजिएगा कि कट्टीवाड़ा झरना प्रदेश में कहां पर है, तो आपको आंसर करना चाहिए अलीराजपुर में है। यहां पर क्या है कि 8 किलोमीटर के क्षेत्र में 200 मिलीलीटर से भी अधिक वर्षा होती है। और इस तरह की वर्षा प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में देख पाते हैं पंचमढ़ी। अब पंचमढ़ी का तो वैसे भी मैं आपको अभी अपडेट कर दूं कि पंचमढ़ी का तो रिकॉर्ड टूट गया है। आप जो सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो मंडला है। ठीक है, ये अपडेट होता है, इसलिए आप अपडेट जरूर पढ़े। अगर प्रश्न आएगा और वहां पर ऑप्शन पे पंचमढ़ी होगा और मंडला भी होगा तो आप मंडला तो आंसर नहीं करेंगे और सभी पंचमढ़ी करेंगे, और जो राइट आंसर निकलेगा वो मंडला। क्योंकि देखिए वर्षा का स्तर बदलता है, मंडला अब सर्वाधिक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप मंडला को याद रखें अभी, ना कि पंचमढ़ी को। ठीक है, खैर हम यहाँ पर एक चर्चा कर रहे थे कि ऐसे क्षेत्र पूर्वी और पश्चिम का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर 8 किलोमीटर के क्षेत्र में 200 मिलीमीटर से भी अधिक वर्षा यहाँ पर हो जाती है। अलीराजपुर का जो कट्टीवाड़ा है वो अपने नूरजहां अभयारण्य या नूरजहां आमों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और इन्हीं आमों के संरक्षण के लिए, क्योंकि विलुप्त होती हुई एक प्रजाति है आमों की, उसके संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पर नूरजहां कट्टीवाड़ा अभयारण्य बनाया है, जो नूरजहां आमों के संरक्षण के लिए तैयार किया गया है। अब आपने पढ़ा होगा कि कट्टीवाड़ा में जो आम मिलते हैं वो कितने केजी का होता है, आइए समझते हैं। ये विश्व प्रसिद्ध है नूरजहां, एक दुर्लभ प्रजाति है। और नूरजहां आमों का जो औसत वजन है, वेट है जो, वह 1 किलो से 2 किलो या इसके ऊपर भी चले जाता है, या 2.5 किलो तक भी हो सकता है। ठीक है, ये देख सकते हैं, तो इतना बड़ा आम है ये अलीराजपुर का कट्टीवाड़ा का। अलीराजपुर के जो नूरजहां प्रजाति है ये कहां की प्रजाति, अगर ऐसा प्रश्न हो तो अफगानिस्तान की है। ठीक है, अफगानिस्तान की प्रजाति है, इसलिए इसको अफगान आम भी कहा जाता है। और इन आमों की बहुत सारी वैरायटियां हैं, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, बस अब इतना ही समझिए कि नूरजहां आम क्या है। इसके अलावा आप देखें यहाँ पर कट्टीवाड़ा के नूरजहां आम को 5 बार राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा चुका, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, वो भी 5। ठीक है, इसके अलावा
जो नूरजहां आम है इसके जनक कौन है? तो इसके जो जनक है वह है पोपो बाबा। ठीक है, जो इस वृक्ष को अफगानिस्तान से लेकर आए थे और यहां पर लाकर उन्होंने शिफ्ट कर दिया था। तो बहुत फेमस है अलीराजपुर, मिनी कश्मीर भी स्थानीय तौर पर कहा जाता है इसको। तो ये जरूर याद रख लीजिएगा कि प्रदेश का मिनी कश्मीर किसको कहा जाता है, तो वह है आपका कट्टीवाड़ा, जो अलीराजपुर जिले के अंदर पड़ता है। तो ये हो गया आपका मैंगो हो गया है। ठीक है, जहां से प्रश्न हो सकते हैं। अब आगे हम देखें यहां पर अलीराजपुर में भाभरा। भाभरा चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम से विख्यात है, नाम परिवर्तित कर दिया गया है। चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि है। 23 जुलाई 1906 को जन्म हुआ था। हम पूरी बायोग्राफी पे चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ आपको इतना ही समझना है यहाँ पर। अब ये भी आपसे पूछा जाएगा कि भाभरा का नाम कब चेंज कर दिया गया, तो 2011 में बदल दिया गया। और यहाँ पर विश्व का पहला जनजातीय रेडियो केंद्र स्थापित किया गया, ये भी 23 जुलाई 2011 को किया गया। और ये कब किया गया? जब चंद्रशेखर आजाद जी के 105वीं जयंती पर या यहां पर स्थापित किया गया। और ये 20 किलोमीटर के रेंज में सुनाई देता है उसी रीजनल लैंग्वेज में, उस क्षेत्र की, यानी कि भिली भाषा में। ठीक है, तो ये जरूर याद रख लीजिएगा, यहां से प्रश्न हो सकते हैं। इसके अलावा भाभरा में एक चीज और है जो आप लोगों को नहीं पता है, वो ये है कि यहां पर चंद्रशेखर आजाद संग्रहालय भी है ना। ये जरूर याद रख लीजिएगा कि चंद्रशेखर आजाद संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहां पर है। तो बहुत से बच्चे भोपाल भी लगा सकते हैं अगर विकल्प पे आएगा, है ना। इंदौर लगा सकते हैं, या फिर ओरछा में भी इनका समय व्यतीत हुआ है तो ओरछा भी लगा सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि आप सिर्फ अलीराजपुर को लगाएं। अगर संग्रहालय पूछा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद संग्रहालय प्रदेश में कहां पर है, तो अलीराजपुर में है। इसके अलावा जोबट परियोजना के नाम से विख्यात प्रसिद्ध, चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से प्रसिद्ध एक सिंचाई परियोजना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आप देख सकते हैं ये है, ये नर्मदा की सहायक नदी हथनी पर बनाई गई है। 1985 में मोरारजी देसाई ने इसका शिलान्यास किया था। और ये कहां पर है? बसकल फाटा पे है। बसकल फाटा है, ये अलीराजपुर रोड पे पड़ता है। और इस परियोजना से क्या होगा कि धार जिले का जो कुक्सी और दही वाला भाग है और अलीराजपुर जिले का जो क्षेत्र है वह सिंचित होगा। कितना होगा? 9,848 हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाएगी इस परियोजना से। व्यापम ने हमेशा टारगेट किया है हथनी परियोजना और चंद्रशेखर आजाद परियोजना और जोबट परियोजना प्रदेश में कहां पर। इसके अलावा एमपीपीएससी ने भी प्रश्न पूछे हैं, तो ये जरूर याद रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है परियोजनाओं पे। इसके अलावा अगर आप देखें यहां पर अलीराजपुर रेलवे स्टेशन, अलीराजपुर रेलवे लाइन का उद्घाटन कब किया गया? तो श्री गुमान से डामोर जो वहां के सांसद है, उन्होंने इसका जो उद्घाटन किया वो 30/10/2019 को किया। यह तारीख जरूर याद रखना है। तो एक आदिवासी बाहुल्य जिले में जो रेलवे आई वो कब आई अलीराजपुर में? तो 2019 में। पहली ट्रेन जो अलीराजपुर आई थी जिसका नाम क्या था? उस ट्रेन का नाम था अलीराजपुर प्रतापनगर पैसेंजर। ठीक है, ये अभी भी चल रही है, ये जरूर याद रख लीजिएगा। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अलीराजपुर की और भी विशेषताएं हैं। अलीराजपुर जो है वह गुजरात राज्य के कौन से वन्य प्राणी अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है? गुजरात के, है ना। और अलीराजपुर जिले का कुछ भाग उसमें पड़ता है, बहुत कम पता होगा आप लोगों को। खैर मैं बता देता हूं यहां पर, इसको कहते हैं हम रतनमाल। रतनमाल या सुल्पेश्वर वन्य जो अभ्यारण्य है ये गुजरात राज्य का है, एमपी का नहीं, है ना। तो इस वन्य जो अभ्यारण्य का कुछ हिस्सा जो है वह मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में है। ठीक है, और भविष्य में अगर ऐसा प्रश्न हो तो आप आंसर कर सकते हैं। और ये बिल्कुल क्या है कि अलीराजपुर वैसे भी गुजरात की सीमा पर है ना। ये आपको पता होना चाहिए, एक बेसिक जानकारी है ये। चलिए आप आगे देखिए, लक्ष्मणी
कि दाल पानी है, बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ का एक विशेष व्यंजन है ये। कभी अलीराजपुर आए तो जरूर आप सेवन करें, भोजन करें। दाल पानी का अलीराजपुर क्षेत्र का एक पारंपरिक भोजन है, मतलब रीति रिवाज से चलता आ रहा है कि ऐसा भोजन अगर मेहमान नवाजी में आपको बिल्कुल दिया जाएगा। तो दोनों क्षेत्रों में बहुत फेमस है, यानी कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत पसंद किया जाता है। ठीक है, तो ये है दाल पानी। तो लक्ष्मणी के दाल पानी कहाँ के प्रसिद्ध है, तो अलीराजपुर जिले के हैं, ये जरूर आंसर कर दीजिएगा। इसके अलावा लक्ष्मणी जो है वह एक जैन तीर्थ स्थल भी है, ये जरूर याद रख लीजिएगा। लक्ष्मणी जो है वो क्या है दोस्तों, एक जैन तीर्थ स्थल है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या है कि 6वीं शताब्दी की भगवान जैन प्रतिमा प्राप्त हुई है, ये बस इतना याद रख लीजिएगा। अगर ऐसा प्रश्न आ रहा तो बस इतना ही आंसर करना, बाकी ठीक है हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर बैठ जाएगा। विशेष भील जनजाति, देखिए भील जनजाति को लेकर झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्कस किया आप लोगों के साथ। ठीक, अब प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, ये मैं आपको अपडेट कर दूं अभी। और ये जरूर ध्यान दें कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति 2011 की जनसंख्या के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, क्या याद रखोगे, 2011 की जनसंख्या के अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की नहीं भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है वह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके फैक्ट आपको बता देता हूं, ये अपडेट है और आप क्या पढ़ते हैं कि गोंड है। चलिए अपडेट इसलिए है, समझिए जरा। भीलों की कुल संख्या कितनी है और गोंडों की कितनी है वो बता देता हूं। तो भील कितने हैं 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, तो भीलों की जो संख्या है वो आप पाएंगे यहां पर 17,071,4049 ये है। गोंड कितनी है, गोंड बहुत कम है, 13,25,6928। ठीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए, इसीलिए कहेंगे कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सा है, तो भील है, प्रदेश में भी है और भारत में भी है। तो पहले आप क्या पढ़ते थे कि प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील और भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड, तो अब नहीं है, दोनों स्थानों पर अब भील आ गया है। अब आगे हम देखें, यहां पर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती है, ठीक है, भील जनजाति बेसिक है, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, खंडवा, बड़वानी, खरगोन। इसके अलावा राजस्थान के जिले भी हैं, ठीक है, और कुछ क्षेत्र जो है आपका वह आपका क्या बोल सकते हैं गुजरात का भाग है, गुजरात में भी निवास करती है भील जनजाति। तो ऐसे एक चीज और है कि भील जनजाति के इसी निवास क्षेत्र की वजह से सर्वाधिक संख्या में ये निवास करते हैं, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जन समुदाय के द्वारा भील प्रदेश की मांग की गई है कि एक भील प्रदेश बनाया जाए। तो इसमें से जो मांग की गई वो महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा जाएगा, प्रदेश का कुछ हिस्सा चले जाएगा, राजस्थान का और गुजरात का, और एक नया राज्य बनेगा, वो बनेगा भील प्रदेश। तो यह आपको पता होना चाहिए, मैं आपको अपडेट कर दूं यहां पर। ठीक है, ऐसी मांग की जा रही है कि प्रदेश में मतलब एक अलग ही प्रदेश होना चाहिए, भील प्रदेश। अब कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूं यहां पर। तो मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र चले जाएगा, तो ये रतलाम, कोटा लो, खंडवा भी चले जाएगा आपका। ठीक है, ये राजस्थान का कुछ अंश, और इस तरह से एक नया भील प्रदेश भारत के मानचित्र पर भविष्य में देखने को मिल सकता है। ऐसी मांग की जा रही है, भील प्रदेश बना दिया गया, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूं, मैं संभावित की चर्चा कर रहा हूं आप लोगों के साथ। अगर प्रश्न हो तो आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखें। यहां पर आपने भील जनजाति को कई बार पढ़ा है कि प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती है ना। ठीक है, अच्छी बात है, पता होना भी चाहिए इतना तो। खैर अब ये देखिए कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पाकिस्तान का जो थर पारकर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर भी निवास करती है। ठीक है, त्रिपुरा में भी निवास करती है भील जनजाति। वैसे अब भील जनजाति की 4 प्रमुख उप शाखाएं होती है, भील, भिलाला,
बोला अर्थात बारेला और पटलिया। अब बोला बारेला की जो जनजाति है, अब ये प्रदेश में कौन से जिले में सर्वाधिक संख्या में पाई जाएगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है अब इस वक्त। ठीक है, आपने पढ़ तो जरूर लिया है कि चलो भील भिलाला हो गया, पटलिया हो गया, तो पटलिया भील भिलाला ये आपको मिल जाएंगे अलीराजपुर झाबुआ वगैरह इन क्षेत्रों में। पर बारेला जो है वो कहाँ मिलेंगे, कौन से क्षेत्र में निवासरत है ये, तो ये बड़वानी जिले में है। ठीक है, पार्टी पलसोद वाला जो क्षेत्र है, बड़वानी के पीछे का भाग है जो महाराष्ट्र से लगता है, तो बड़वानी जिला बारेला जन समुदाय है यहाँ पर, यानी कि एक आदिवासी कल्चर देखने को मिल जाएगा आपको इस जनजाति में। यहाँ पर नवाई पर्व जो है, नवाई पर्व ये बहुत प्रसिद्ध है बड़वानी का। ठीक है, और ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि मध्य प्रदेश में नवाई पर्व कहाँ मनाया जाता है। वैसे तो धार जिले में भी मनाया जाता है, अलीराजपुर में भी मनाया जाता है, झाबुआ में भी मनाया जाता है, पर बड़वानी का बहुत ज्यादा फेमस है ये नवाई पर्व। क्या होता है नवाई पर्व? नवाई पर्व यह होता है कि जब कुछ नई फसल पक कर आ जाती है, तो जो जन समुदाय होता है, आदिवासी समाज जो होता है, ठीक है, वह सबसे पहले एक उनकी पूजा करते हैं, उसके बाद घर में लेकर आते हैं और बड़े मतलब एक कह सकते हैं कि हर्षोल्लास के साथ एक नई फसल का स्वागत किया जाता है। एक शानदार कल्चर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो जरूर आप नोट करें नवाई पर्व। इसके अलावा हम आगे चर्चा करें भील जनजाति में, तो आपने ये भी देखा होगा कि भील जनजाति निमाड़ के क्षेत्र में भी निवास करती है। ठीक है, तो निमाड़ में निवास करने वाली जो भील जनजाति जो भिलाला है, वह राजपूत भिलाला कहलाते हैं। ठीक है, तो निमाड़ में कौन सा समुदाय है आपका ज्यादा सर्वाधिक क्षेत्र में निवास करने वाला, सर्वाधिक संख्या में माफ कीजिएगा, तो वह है भिलाला राजपूत। भिलाला राजपूत, ये जरूर याद रखिएगा आप। ठीक है, भील जनजाति में भिलाला राजपूत, तो एक वो चला आ रहा है जो कारेश्वर मानधाता है, वह भिलाला राजपूत गद्दी रही है। ठीक है, मानधाता अगर आपने पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा है तो जब हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे ना, तो वहां पर बहुत डिटेल में आपको बहुत ज्यादा पढ़ने को मिल जाएगा, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको प्राप्त होगी प्रदेश की। चलिए अब आगे हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, तो मध्य प्रदेश में भील जनजाति का सकेंद्रन अलीराजपुर व झाबुआ जिले के आसपास के क्षेत्रों में है। ठीक है, भील जनजाति धनुर्विद्या के लिए पहचानी जाती है, इनका जो निशाना होता है बड़ा अचूक होता है, तीर कमान, ये हमने हिंदी में लिख लिया। पर भील जनजाति उसको स्थानीय तौर पर किस नाम से जानती है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए, तो ये क्या बोलते हैं, तीर कामटी। एक अलग लैंग्वेज में बोलते हैं तीर कामटी, ये जरूर याद रख लीजिएगा। अब भीलों के घरों को कूक कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि जो भीलों के घर होते हैं उनमें खिड़की नहीं होती है, इस तरह से एक ओपन विंडो भी नहीं होती है, एक ओपन डोर होता है। ठीक है, हवादार होता है, खिड़की की कोई आवश्यकता नहीं, बड़ा चौड़ाई में होता है, तो यहाँ पर तो इसलिए ये इस तरह की आकृति में बना हुआ रहता है, तो इसलिए इसको हम कूक कहते हैं इनके घरों को। पालवी पहाड़ियों पर रहने वाले भीलों को कहा जाता है, जो पहाड़ी पे रहते हैं उनको क्या कहते हैं, पालवी कहते हैं। कैसे रहते हैं पहाड़ियों पर, चलो देखते हैं, समझते हैं। ये मैंने बना दी एक पहाड़ी छोटी सी आपको समझाने के लिए, ताकि समझ में आता रहे, थोड़ा हरा भरा कर देते, कुछ पौधे वौधे लगा देते हैं, ताकि लगे तुम्हारा मन भी लगता रहे पढ़ने में, क्या सब नेचुरल है बिल्कुल, है ना। ठीक है, आप देखिए कि किस तरह के मकान बने हैं इनके, सुंदर सुंदर मकान बना देते, छोटे छोटे मकान यहाँ पर बना है, कहीं तो यहाँ पर बना है, ऐसे बना है। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, पालवी कहते हैं। अब ये भी है कि जो नीचे जो रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, बांगड़ी, मैदान में रहने वालों को क्या कहते हैं, बांगड़ी कहते थे, जरूर याद रख लीजिएगा। इसके अलावा पहाड़ी ढलान पर खेती करने वाली जनजाति है। ठीक है, इस तरह से पहाड़ों पर ही खेती कर लेते हैं, यहीं पर ही गेहूं वगैरह सब उगा लेते हैं इस पहाड़ पर पूरे, तो ये जरूर याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, भील शब्द जो है वो द्रविड़ भाषा का एक शब्द बताया जाता है, जिसमें ये कहा गया कि इसका जो इस्तेमाल है वह धनुष के लिए किया गया था, तो ये बिल एक शब्द है, उससे ये उद्गमित हुआ है या उसकी उत्पत्ति हुई है, हम कह सकते हैं यहाँ पर। और इस मत को लेकर जो कर्नल
जेम्स थे, उन्होंने इस पर एक गहन अनुसंधान किया और उन्होंने ये साबित किया कि बिल्कुल ये वहीं से आया। कर्नल जेम्स ने भील जनजाति के लोगों को वन मानुष कहा, यानी कि वन पुत्र कहा। ठीक है, और ये प्रश्न हो कि किसने वन पुत्र कहा था, तो ये जरूर आप आंसर कर दीजिएगा, कर्नल जेम्स ने। आगे आप देखेंगे कि भील जनजाति के कुछ संक्षिप्त में हम चर्चा करें तो महत्वपूर्ण बिंदु है फालिया और फलिया। अधिकांश मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज की जो पुस्तक है उनमें एक कह सकते हैं कि त्रुटिवंश, और उस त्रुटि को कभी सुधारने का प्रयास तो किया भी नहीं गया है। क्या लिखा जा रहा है? फालिया फालिया फालिया, फालिया और फलिया। देखो दोस्तों, हिंदी की एक शब्दावली होती है और शब्दावली में ये होता है कि शब्दों के अर्थ बदलते हैं अगर मात्राएं कुछ आगे पीछे हो जाए तो ऐसा ही एक फैक्ट है जो आप लोगों को मैं बता रहा हूं। यहाँ पर फालिया और फलिया आपको समझना होगा। आप कहेंगे कि हमारी पुस्तक में ऐसा ही लिखा है और हम यही पढ़े, तो मैं आपको कहूंगा कि अगर एमपीपीएससी में अगर एक क्वेश्चन आया है और वहां पर विकल्प पे ये भी है ये भी है, तो आप फालिया फलिया लगाइएगा, क्योंकि ये वेरीफाइड है और इसके लिए आप कहीं पर भी खड़े हो सकते हो। तो भीलों की एक बड़ी आबादी जो है वो गांव के तौर पर रहने के स्थान पर दूर दूर टापरा में यानी कि फलियों में रहना वह पसंद करते हैं और उनके घर खुले हवादार में होते हैं। ठीक है, अब जब भी अगर इस क्षेत्र में पश्चिमी क्षेत्र में आएंगे अधिकारी बनकर, तो आप देखेंगे, आप खुद ही पाएंगे यहाँ पर। तो भील जनजाति का जो निवास स्थान है उसको क्या कहा जाता है? फलिया कहा जाता है। जबकि फालिया एक प्रकार का हथियार है जो ये आपको दिखाई दे रहा है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिए भाई, फालिया ये हथियार है, फालिया फालिया। फलिया एक निवास स्थान है, ध्यान दे, फलिया एक निवास स्थान है। जो फलिये जो होते हैं दोस्तों, वह क्या होते हैं कि 5 किलोमीटर के क्षेत्र में होते हैं। ये 5 किलोमीटर के क्षेत्र के दायरे में होते हैं। 20 से 25 घर होते हैं एक फलिये में। जैसे पटेलपुरा फलिया में अगर आपको बता दूं यहाँ पर, तो समझ लीजिए जरा ये अच्छे से। ये गांव है, ठीक है, एक गांव है ये, है ना। 5 किलोमीटर के दायरे में फलिया होते हैं, पूरे फैले हुए। अब यहाँ पर है पटेलपुरा, यहाँ पर है जगन्नाथपुरा, यहाँ पर हैडपंपुरा, ये स्कूलपुरा, ठीक है, और ये राठियापुरा, और जहां पर कुआ हो और जहां से पुराने समय से पानी भर रहे हो जो भी है, तो कुआपुरा। ठीक है, यहाँ पर स्कूल बन गई हो या फिर कोई भी शासकीय भवन बना हो, पंचायत भवन, तो पंचायतपुरा। या फिर जो व्यक्ति विशेष जो रहता है उस क्षेत्र में पुराने समय से जाना जाता रहा हो, तो उसके नामकरण पे भी फलिया हो जाते हैं। पर पूरे गांव का नाम क्या है ये भी देखना बहुत जरूरी है। चलो गांव का नाम देख लेते हैं हम, इकरवास। इकरवास एक पंचायत है और इस पंचायत में कम से कम 11 से 12 फलिया होते हैं और ये फलियों की जो दूरी होती है वो 1 से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है, ये जरूर याद रख लीजिएगा। तो ये होता है फलिया, ना कि फालिया। तो ये तो समझना होगा आप लोगों को कि भाई फालिया एक प्रकार का हथियार होता है, ठीक है, और फलिया एक निवास स्थान होता है। तो ये भ्रांति अगर आपके पास है तो उसको आज आप खत्म कर लीजिए और लिपीसीएस के माध्यम से। चलिए अब आगे देखते हैं अलीराजपुर जिले के अन्य फैक्ट। अब अलीराजपुर जिले में पितोरा पेंटिंग्स को आपने कई बार पढ़ा है, राइट। पितोरा पेंटिंग के बारे में आप सब जानते हैं और पढ़ा है। इसके जनक कौन है? तो वह है फेमा भाई। हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई। ये दुखद है कि एक जनजाति कलाकार हमारे बीच नहीं है। और पिटोरा पेंटिंग पर पद्मश्री पुरस्कार से जो नवाजी गई वो मैंने आपको बताया, भूरीबाई, झाबुआ जिले के अंदर हमने पढ़ा, ठीक है, उनकी विशेषताओं से आपको अवगत कराया। भीलों के इतिहास और उनकी संस्कृति मुख्य रूप से उनके लोकगीतों में दिखाई देती है, लोकगीत में चलता है। और भीलों के द्वारा प्रमुख रूप से गायना, जिसको हम गाताएं कहते हैं, गाया जाता है, और साथ में जो गाते हैं उनको मलगा कहते हैं। जो शायद एक जो मेन व्यक्ति होता है वो गीत को गाता है, उसको उठाने वाले जो होते हैं पीछे से, जैसे गजल आपने देखा होगा कि मेन व्यक्ति उस्ताद, तो पीछे से वाह उस्ताद वाह, तो ऐसे पीछे से जो आवाज देने वाले रहते हैं उनको मलगा कहा जाता है इसमें, ठीक है, ये जरूर याद रख लीजिएगा। अब इसमें क्या होता है कि रानी काजल माता, झाड़ू फूक, बड़वा ख्याल और पिटोरा बाबा। रानी काजल माता से आती है घोड़े पर बैठ के, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये
ठीक है, रिक्वेस्ट की जाती है कि वर्षा हो नहीं रही है, तो गांव का जो व्यक्ति होता है, सरपंच होता है, वो बताता है कि आई का रानी काजल माता आई है, तो अब पानी वानी लाई है। ऐसे सारी चर्चाएं यहाँ पर होती है। अब ये क्या है, एक अनुष्ठान है। अनुष्ठान का मतलब ये हुआ कि भाई पूजा अर्चना तो की जाएगी, सीधी सी बात है। पिटोरा में क्या होता है कि मन्नतें जब पूरी हो जाती है, और जिसकी भी मन्नत होती है, ठीक है, किसी की शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, ठीक है, या कोई बीमार पड़ रहा है, बार बार वो स्वस्थ हो जाए, तो ऐसे प्राचीन कल्चर जो है वो पिटोरा पेंटिंग में हमको देखने को मिलता है। अब ये पेंटिंग कब बनाई जाती है, ये बड़ा दिलचस्प है ना। ये तो अब ठीक है कि पिटोरा पेंटिंग के लिए अलीराजपुर जाना जाता, आपने कई बार पढ़ भी लिया है। वैसे ये पेंटिंग जो है वो रात के समय बनाई जाती है, दिन में भी अभी प्रचलन है इसका, ठीक है, अधिकांश ये रात में बनाई जाती है। इसमें क्या होता है कि जब गायना गाया जाता है उस समय इसको बनाया जाता है महिलाओं के द्वारा, पुरुष के द्वारा। जो मन्नत होती है उसको उतारा जाता है, और जो परिवार के जो रिश्तेदार उनको सबको बुलाया जाता है, और सुबह क्या है, भोग लगाकर भोजन किया जाता है। तो यह है पितौरा पेंटिंग। ये किसी भी समय की जा सकती है, ठीक है, ये जो अनुष्ठान है किसी भी समय किया जा सकता है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि इसके लिए कोई टाइम फिक्स है। दूसरा, यहाँ पर सबसे मुख्य जो चित्र है वो काजल माता का है, और उस पर सवार घोड़ा, ठीक है, लखेंद्र आकार का, मतलब बड़े आकार का एक चित्र उकेरा जाता है। तो घोड़ा इसमें मुख्य विषय है, जरूर याद रख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पर, तो पितौरा पेंटिंग्स के लिए जो कलर बनाया जाता है वो किसके मिश्रण से तैयार किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है दूध और महुए से। दूध और महुए के मिश्रण से पितौरा का जो कलर है वो तैयार किया जाता है। और ऐसे प्रश्न बिल्कुल आपको पूछे जा सकते हैं, तो ये आप जरूर नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब आगे और देखते हैं अलीराजपुर जिले में। ये हो गया आपका, ठीक है, ये बता दिया कि पिटौरा पूजन लखेंद्र आकार हो गया है ना, कथा निरूपित की जाती है। और इसकी जो उत्पत्ति है वो सबसे पहले कहां से हुई थी, अनचनार अलीराजपुर में देखने को मिलती है, ठीक है, और यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी। एक क्षेत्र है, बाकी तो बहुत बड़ी बड़ी जो होटल या फिर बड़े बड़े जो बिल्डिंगें बनाई जाती है, शौकिया तौर पे भी लोग अब अपने वॉल्स पे बनाते हैं इस पेंटिंग्स को, ठीक है, कैनवास पे भी उतारा गया है इसको वैसे तो, और वॉलपेपर पे भी उपलब्ध है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बढ़िया पेंटिंग है ना, काफी अच्छी मानी जाती है, तो काफी ज्यादा डिमांड है इसके। अब भील जनजाति में एक चीज और होती है, गातले या मृतक स्तंभ बनाने का रिवाज। मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति में गातले या मृतक स्तंभ बनाने का रिवाज है, तो वैसे कोरकू वगैरह इनमें भी है, पर भील जनजाति का ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि इसको बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति विशेष की किसी की मृत्यु हो जाती है सर्पदंश से या एक्सीडेंट में वगैरह वगैरह, ठीक है, तो उसको रिमाइंड करने के लिए खेत की मेड़ पर, ये कहाँ बनाया गया, अपने खेत के गांव के बाहर बनाए जाते हैं। वैसे अधिकांश ये खेत की मेड़ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और ये क्या सीमेंट या पत्थर के बने हुए रहते हैं। इनमें क्या होता है कि जो व्यक्ति विशेष रहता है उसकी जो प्रिय वस्तु है उसको वहां पर अंकित किया जाता है, घोड़े पर बिठाया जाता है, ठीक है। परहनी के पानी हरनी के चित्र को भी दर्शाया जाता है, गांव की महिला जो पानी भरने जा रही है तो किस तरह से एक बड़े जो व्यक्ति विशेष है उनसे घूंघट कर रही है, सारा दृश्य आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये दीपावली के 14 दिन बाद सेलिब्रेट किया जाता है, काली चौदस के 14 दिन बाद, ठीक है। और इसमें क्या है कि मध्य प्रदेश का जो धार जिला है वहां पर एक बड़ा मेला भी लगता है, और धार जिले के अंदर गाता बाबा मेला के नाम से ये 2 दिवसीय मेला होता है, और सर्वाधिक संख्या में यहाँ पर जन समुदाय उपस्थित होते हैं और अपने पूर्वजों को वह याद करते हैं। तो गातले या मृतक स्तंभ बनाने का रिवाज मध्य प्रदेश की भील जनजाति में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा महिला विवाह अवसर पर आपने देखा होगा कि सिंदूरी एक प्रकार की साड़ी है। सिंदूरी क्या होती है कि भील जनजाति की जो महिला होती है, जो लड़की होती है, उसका जब लगन लगाया जाता है तो उस समय उसको सफेद कलर की यानी कि व्हाइट कलर की साड़ी पहनाई जाती है, उसको हम सिंदूरी कहते हैं। ये जरूर आपको पता होना चाहिए। पत्थरों पर नक्काशी, ठीक है, ओलिकर शासकों के समय से भील जनजाति जो है वो पत्थरों पर नक्काशी के लिए जानी जाती रही है। तो इस तरह की पत्थर पे नक्काशी के लिए भील जनजाति जानी जाती है। प्रदेश की भील जनजाति के अलावा पत्थरों पर नक्काशी के लिए जो है गुज्जर समुदाय जो है, भील व गुज्जर, ये 2 समुदाय पत्थरों पर नक्काशी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में पत्थरों पर नक्काशी का जो क्षेत्र है वह मंदसौर,
मंदसौर याद रख ले आप, नीमच याद रख ले, मनासा याद रख ले, जावद याद रख ले और रतलाम याद रख ले। ठीक है, और यहां से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे कि पत्थरों पर नक्काशी के लिए मध्य प्रदेश कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है। ध्यान दें, पत्थरों पर नक्काशी के लिए, ना कि आप कटनी स्टोन की बात करें इस वक्त। ठीक है, उसको थोड़ा अलग रखिए, कटनी जब मैं पढ़ाऊंगा वहां पर सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दूंगा। बट अभी यहाँ पर इतना ही याद रखना है कि पत्थरों पर नक्काशी के लिए प्रदेश का कौन सी जनजाति जानी जाती है। तो दो जन समुदाय हैं, दो जनजातियां हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। गुर्जर व भील जनजाति के लोग बहुत फेमस है और इस तरह से स्टोन आर्ट करते हैं ये। इसके अलावा एक चीज और है जो आपको पता होना चाहिए। आपने नीमच जिले का जावद और मनासा जरूर नाम सुना होगा, इस बॉर्डर पे, यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर जावद और मनासा। तो जावद प्रिंट को लेकर कई बार क्वेश्चन आया है और इस प्रिंट की जो जनक है या इस प्रिंट को जो बनाती है वो कौन सी जनजाति बनाती है, तो वह भील बनाती है। ये जरूर याद रख लीजिएगा। जावद प्रिंट भील जनजाति के द्वारा तैयार किया जाता है। इसको अटाना नंदना प्रिंट के नाम से भी प्रदेश में जाना जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बोलनी क्या है? देखिए, बोलनी एक प्रकार की टोकरी होती है और हाल ही में इसको जे टेक के लिए इसके लिए आवेदन किया गया है। ये क्या होता है कि जब बारात लेकर जाते हैं भील जनजाति में, तो जो भी महिलाएं होती है वो सिर पे रखती है। इसमें जो दुल्हन होती है उसके आभूषण होते हैं, ये बांस से तैयार की जाती है। तो इसको बोलनी कहते हैं, हम क्या बोलते हैं, इसको बोलनी कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए जे टेक के लिए आवेदन इसके लिए कर दिया गया है। तो ये बहुत विशेष हो जाती है। अगर आप समझेंगे कि किसी को विशेष सांकेतिक चिन्ह अगर दिया जा रहा है, जे टेक प्रदान किया जा रहा है, तो वो कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है और उससे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो बोलनी जरूर याद रख लीजिएगा। अब आगे है पंजा दरिया। अब बहुत से इसको पुंजा पुंजा के नाम से भी पुकारते हैं, तो इसको हम कहते हैं पंजा दरिया। पंजा दरिया क्या होती है, कैसे तैयार की जाती है? तो वैसे तो ये छोटा खजूर, यानी कि जो कह सकते हैं छोटा सिंधा कहते हैं हम। तो सिंधी का जो पेड़ होता है छोटा, उससे उसके पत्तों से भी इसको तैयार किया जाता है। इसके अलावा शुद्ध कॉटन का इस्तेमाल इसमें होता है और इसमें क्या है कि एक लोहे का वो होता है पंजा बना हुआ, उससे एक थप्पा मारते हैं तो उसमें क्या है कि मजबूती आ जाती है। इन दरियों की विशेषता बहुत महत्वपूर्ण है। ये दरी जो है जोबट की, कहाँ की प्रसिद्ध है? जोबट की है ना, ये जरूर याद रख लीजिएगा। पंजा दरिया, इनकी विशेषता ये है कि इनमें अगर आप इन दरी के ऊपर अगर पानी भी डाल देंगे ना, तो पानी क्रॉस नहीं कर पाएगा, यानी कि पानी नितर नहीं सकता और उस साइड नहीं जा सकता। इतनी विशेषताएं, इसी की वजह से इन दरियों की जो डिमांड है वह विदेशों में बहुत ज्यादा है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी और भारत के अन्य राज्यों में भी तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इसका भी जे टेक प्रदान किया जाएगा, इसके लिए भी आवेदन किया गया है। तो अलीराजपुर की दो महत्वपूर्ण चीजें मैंने आपको बता दी यहाँ पर, ये जरूर याद रख लीजिएगा। इसके अलावा अलीराजपुर में एक चीज और है जो आप पढ़ते रहते हैं, वह है विक्टोरिया ब्रिज। अलीराजपुर जिले में विक्टोरिया ब्रिज कब बनाया गया था? तो 1897 में बनाया गया था और ये हीरक जयंती के इस पर बनाया गया था। जब हीरक जयंती बनाई गई थी उसमें ये सेलिब्रेट के तौर पर इसको यहाँ पर निर्मित किया गया था। ये अलीराजपुर शहर के अंदर है, बहुत छोटा सा है। अगर आप 50 बार भी वहां से निकल जाएंगे तो आपको खुद को नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ से निकल गए हैं। ठीक है, फिर आपको पता चलेगा कि अरे ये था विक्टोरिया ब्रिज। चलिए ठीक है, पर ये प्रश्न बार बार पूछा गया इंटरव्यू में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ये रहा है वहां पर और बहुत ज्यादा पूछा भी गया है। तो ये था आपका अलीराजपुर जिला। आशा और उम्मीद करूंगा कि अलीराजपुर जिले की अति महत्वपूर्ण जानकारियों से आप अवगत हुए हैं। आपको काफी अच्छा भी लगा होगा अलीराजपुर जिला जब आपने पढ़ा है यहाँ पर। तो इतना ठीक है अलीराजपुर के लिए, इतना आप याद रखें और बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,